हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले क्लास 11th के इम्पोर्टेंट हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं जैसे कि आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर नजदीक है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि वो एक्सटेंसिव क्या होती है, इंटेंसिव, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज नोन एज इंटेंसिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव जो कि हमारे पास अमाउंट डिपेंडेंट रहेंगे। अब ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो वॉल्यूम हो सकता है, ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, मास हो सकता है, ठीक है, और मोल हो सकता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो होंगे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, इंटेंसिव। ठीक है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, मोलर मास है, यहाँ पे मोलर मास कैसे आ गया, कई लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर मास है तो ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा, बट मोलर मास का मतलब हो जाता है दैट इज द मास फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसी को मोलर मास। अब जो भी किसी भी कंपाउंड का एक मोल का जो मास होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज हो ही नहीं सकता है अमाउंट बढ़ने से, तो इसलिए मोलर मास भी इसी में आएगा। ध्यान रखेंगे दो एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है वो भी इंटेंसिव रहेगा। ठीक है, अगर एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसके डिवाइड में हम दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कर देंगे तो उसका जो रेशियो आएगा इंटेंसिव क्या आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, अमाउंट डिपेंडेंट है, वॉल्यूम मास मोल हो जाएगा। इंटेंसिव क्या होगी, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, डेंसिटी भी क्या होगी, इंटेंसिव होगी, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम आएगा तो दोनों एक्सटेंसिव है तो उसका रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो जरा सोचिए, क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास जो किसी के भी लोकेशन को बताते हैं। अब लोकेशन का मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए जरा। किसी भी चीज में लोकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे एड्रेस होता है किसी भी इंसान का कि वो कहाँ रहता है, तो एड्रेस में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है कि भाई किस देश में रहते हैं, कंट्री का नाम क्या है। उसके बाद क्या आ जाता है, तो कंट्री के बाद आता है हमारे पास कि किस स्टेट में रहते हैं। उसके बाद क्या आता है, तो किस जिले में रहते हैं। जिले के बाद हमारे पास ब्लॉक एरिया या जो भी हमारे पास रहेगा वो आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास, कि ये क्वांटम नंबर्स हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताने को ही क्वांटम नंबर्स बोलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, इट डिनोट्स द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बताता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, एन आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस आता है स्पिन क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू क्या रहेगी, तो 1 2 3 ऐसे, ये साइज को बताता है या सेल को बताएगा, हमारे पास सेल नंबर कौन सा है। एल की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 के बीच में लाई करेगी, ध्यान रखेंगे। ये क्या बताएगा, तो ये सब सेल बताएगा। ठीक है, एम की वैल्यू लाई करेगी -L से लेकर के +L तक, तो एम वैल्यू क्या बताता है हमारे पास, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल का बताता है। जैसे एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये S होगा, एल की वैल्यू 1 है तो P होगा, एल की वैल्यू 2 है तो D और एल की वैल्यू 3 है तो F। एस क्या बताता है, तो स्पिन को बताता है। इसकी केवल दो वैल्यू होगी, एक हो जाएगा प्लस हाफ और एक हो जाएगा माइनस हाफ, यानी रोटेशन को बताता है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का यहाँ डेफिनेशन लिखना है, तो इसमें क्या आता है, एक तरीके का सीक्वेंस होता है सीरीज का, जिसमें
कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेवलेंथ के ऑर्डर जो हमारे पास होते हैं उसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे? तो डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उनमें डी ऑर्बिटल जो होगा वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं। तो जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा तो उसी को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान रखेंगे जिंक, कैडमियम और Hg ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, वो केवल डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? द कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जो फ्लोरीन होता है हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिफाइन कोवेलेंट कोऑर्डिनेट एंड आयनिक बॉन्ड विथ एग्जांपल। तो एग्जांपल कर देंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इट फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बनता है। तो जैसे H2 बनाना है तो H और H, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा पहले हाइड्रोजन का और एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा दूसरे हाइड्रोजन का। तो पहले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और शेयरिंग के द्वारा क्या बन गया हमारे पास? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है आयंस के द्वारा बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स जो होता है हमारे पास वो आयन के द्वारा बनता है। आयन के द्वारा बनेगा जैसे लेट सपोज NaCl हमारे पास एग्जांपल है। सोडियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आता है 281। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसे आता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो लूज करके क्या बन जाएगा? Na+। क्यों Na+ बन रहा है? क्योंकि अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबलाइज फील करता है। Cl में क्या लिखते हैं? तो 287। तब 7 में 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये Cl नेगेटिव बनेगा। तो Na+ और Cl नेगेटिव जो होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है NaCl। ठीक है, तो आयनिक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है हमारे पास? एक जो हमारे पास स्पीसीज रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, और जो एक और स्पीसीज रहेगी वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अमोनिया का स्ट्रक्चर और इसके साथ मैंने ले लिया H पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये रिच है और ये H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डिफिशियंट है। तो ये अपने लोन पेयर इसके ऊपर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनता है H और पॉजिटिव। ठीक है, तो NH4 पॉजिटिव हो गया तो इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो पेंटेन। एल्डिहाइड है तो अल इस्तेमाल करेंगे तो पेंटेनल हो जाएगा, या पेंटेन 1 अल भी लिख सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन। तो देखो भैया Kp Kc का रिलेशन क्या होता है? Kp बराबर Kc इंटू RT के पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब डेल्टा Ng का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट रहेगा। तो कितना है यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट में है 2 और रिएक्टेंट में है 4। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 माइनस 4 बराबर -2। तो इसके ऊपर आ जाएगा तो Kp बराबर Kc इंटू RT के पावर कितना आएगा? -2। ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है,
डिफाइन लैटिस एनर्जी इंथैल्पी। तो लैटिस इंथैल्पी दो चीज के रिगार्डिंग है, एक ब्रेकिंग के रिगार्डिंग, एक फॉर्मिंग के रिगार्डिंग। अगर हम लैटिस एनर्जी ब्रेकिंग के रिगार्डिंग डेफिनेशन बोल रहे हैं तो इसमें बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ब्रेक इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। अगर फॉर्मिंग के रिगार्डिंग बोल रहे हैं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one ion and another ion combine to form one mole of any ionic compound। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। यस, डिफाइन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? तो पहला, वो जो कंपाउंड होना चाहिए हमारे पास वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर कंजुगेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जहां पे n की वैल्यू क्या लाई करेगी 0, 1, 2 ऐसे। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज कोई कंपाउंड फॉलो कर रहा है दैट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के में क्या हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में ध्यान रखेंगे साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, इनमें से तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल हो गई तो हम सीधा बोल देंगे कि दैट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है। अरेंज द कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो रिंग लगा हुआ है बेंजीन C6H5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस से यहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पे क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग ये रहता है हमारे पास, इंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है कि ओवरऑल जो यूनिवर्स की इंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है यानी बढ़ती है। ठीक है। डिफाइन कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म एंड वन स्पेशल कंपाउंड दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे H2+Cl2 HCl बन गया, ये एक ही कंपाउंड बनाना तो कॉम्बिनेशन हो गया, दो नहीं बनना चाहिए। डिकम्पोजिशन, कोई भी एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड अगर ब्रेक होता है अपने रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स में तो उसी को डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दीजिए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये डिकम्पोजिशन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है? एक तरीके का ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा हो, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन के एक्चुअल डिफाइन करता है कि वो रिएक्शन कैसे मूव करेगी। ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट ध्यान रखेंगे जो भी रहेगा वो हमेशा लेस अमाउंट में रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एट एंड ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन एंड हो जाएगी तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या रहेगा, लिमिटिंग पहचानेंगे कैसे? तो जो भी डाटा गिवन उसे मोल में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड में स्टेचोमेट्री। रिएक्टेंट साइड में जो भी जितने कंपोनेंट दिए उनका मूल अपन स्टेचोमेट्री जिसका वैल्यू लेस रहेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन क्या होती है, चलती है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1.80 ग्राम ऑफ वाटर निकालते हैं। तो सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.80 और डिवाइड में 18 ग्राम पर मोल वाटर का होता है ना, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 0.1 मोल। अब वाटर के कितने एटम है ये पूछा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे, एटम्स टोटल बराबर पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे तो 0.1 मोल इंटू एन, एन मतलब अवगाद्रो संख्या। और कितने एटम है यहाँ पे, तो अमोनिया है ना, सॉरी वाटर है ना, तो 2 और 1 3, 3 एटम है, तो इसका आंसर आएगा 0.3 एन। ठीक है। नेक्स्ट, राइट डाउन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन जरा निकाल लेते हैं। C2H2 SO2Cl2 SO2 अमोनिया, अमोनिया। ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं वो स्टेरिक नंबर के द्वारा निकालेंगे। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकेलाइज लोन पेयर, जितना भी आएगा उसके बेसिस पर होगा। C2H2 कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। अब ये कार्बन में क्या है, एक सिग्मा दो सिग्मा और कोई लोन पेयर तो बचा नहीं, तो दो का मतलब क्या हो जाता है sp। SO2Cl2 पहले ड्रॉ कीजिए इसको, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा Cl Cl।
तो 1 2 3 4 लोन पेयर तो कुछ बचा नहीं, तो 4 का मतलब क्या होता है sp3। SO2 में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर भी बच जाएगा, तो 1 2 3 3 का मतलब sp2। अमोनिया बनाइए तो 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर बचेगा, तो 1 2 3 4 4 का मतलब क्या हो जाएगा sp3। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। राइट डाउन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये थ्योरी, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14 जो रहेगा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और इससे जितने भी आगे या पीछे जाएंगे तो 0.5 डिफरेंस करते जाइए, 2.5 2 1.5 1, यहाँ 2.5 2 1.5 1.5 0। ये जो रहेगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब इसके बेसिस पर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, कलर चेंज हो गया, यस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, बॉन्ड ऑर्डर ये है, किसका किसका निकालना है, देखो निकल लेते हैं। C2 नेगेटिव, यहाँ लिख लीजिए C2 नेगेटिव, H2 प्लस N2 प्लस, H2 प्लस और N2 प्लस और एक C2 प्लस, C2 प्लस। अब देखिए C2 नेगेटिव में कितना होगा, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे 2 और 2 में से 1 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N2 का मतलब 7 दूनी 14 और 14 में से 1 गया तो 13 इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11 इलेक्ट्रॉन। तो 13 देखिए 13 पे कितना है, 13 पे है ये रहा, 13 पे 2.5, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। 13 पे कितना है फिर से 2.5, 11 पे कितना है तो 1.5। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा था यहाँ से केवल 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।